जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी गम, पर हर पल आपके साथ है हम, लक्ष्मी हॉस्पिटल। असाध्य रोगों के समुचित इलाज की बात हो या फिर हर तरह की कठिन से कठिन ऑपरेशन की, लक्ष्मी हॉस्पिटल है हमेशा सबसे अलग। तभी तो इसके आधुनिक आईसीयू, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, उच्च स्तरीय पैथोलॉजी व विश्व स्तरीय मशीनों द्वारा हर तरह की जांच की विशेष व्यवस्था और हर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम आपको देती है सुरक्षा का संपूर्ण एहसास। एज ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सभी डिपार्टमेंट हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेट्रिक गायनी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, कार्डियक डिपार्टमेंट और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, और यहाँ पे एडवांस जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है। लक्ष्मी हॉस्पिटल, रोडवेज कैंट, वाराणसी। लक्ष्मी हॉस्पिटल, अत्याधुनिक, विश्व स्तरीय, सबके लिए। नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हेलो डॉक्टर के इस अंक में हम आज आपको कैंसर से संबंधित जितनी भी बीमारियां आजकल हैं उसके निदान और इलाज के बारे में बतलाएंगे, जिसके बारे में एक्सपर्ट के रूप में जानकारी देंगे। हमारे साथ दो डॉक्टर हैं, एक महिला डॉक्टर हैं, एक जो है पुरुष डॉक्टर, जैसे कि हमारे बाएं तरफ डॉक्टर अंकिता सिंह पटेल जी हैं और दाहिने तरफ डॉक्टर स्वरूप सिंह पटेल जी हैं। और अंकिता जी ने जो है अपना ग्रेजुएशन जो है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से आपने पूर्ण किया, और उसके उपरांत आपने एमडी इन रेडिएशन एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी में आपने जो है KGMU जो है लखनऊ से किया। और इसके उपरांत जो है फेलोशिप आपने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और फोर्टिस कार्ड जो है गुड़गांव से आपने किया। और उसके उपरांत जो है आप अपना ही जो है मतलब कि आपके जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे डॉक्टर SK सिंह हैं, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनका जो है अपेक्स हॉस्पिटल है, मतलब आप लोग का भी है, वहाँ पे लगभग 2 वर्षों से आप वहाँ पे जो एक तरह से जो है डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी जो वहाँ पे खुला हुआ है अपेक्स हॉस्पिटल में। और अंकिता जी वहाँ पे मरीजों का जो है कैंसर पेशेंटों का देख रेख और कंसल्टेशन और जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पूरा देखती हैं। और उसी तरह से आप जो है आपका ग्रेजुएशन श्री रामचंद्र यूनिवर्सिटी चेन्नई से आपने MBBS किया स्वरूप जी ने, और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MS एंड ऑर्थोपेडिक्स यानी हड्डी रोग में आपने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देहरादून से आपने किया। और उसके उपरांत जो है आपने जो है इंटर्नशिप या जो है विशेष प्रशिक्षण आपने काशी हिंदू चिकित्सा विज्ञान संस्थान के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट माने अस्थि रोग विभाग से आपने वहाँ पे किया। और उसके उपरांत आप जो है यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप डायरेक्टर हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन केयर के रूप में अपेक्स हॉस्पिटल में है, आप उसके डायरेक्टर भी हैं। और इस तरह से जो है जो अपेक्स हॉस्पिटल है लगभग 30 वर्ष पुराना है। तो इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी दिनों से मरीजों की सेवा काफ़ी पूर्वांचल अदर स्टेट के लोगों का वहाँ पे होता रहता है, और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और इस तरह से हम लोग अपनी जैसे कि परिचर्चा शुरू करते हैं कि जो लोग कैंसर की बीमारियां जैसे कि रोज़ दिन पे दिन जो है इसकी संख्या क्यों बढ़ती जा रही है और कैंसर क्या होता है, इस तरह से हम लोग शुरू करते हैं। तो डॉक्टर अंकिता जी आप बताएं कि
कैंसर क्या है? कैंसर हमारे शरीर का एक तरह की बीमारी है जिसमें कि शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स का एबनॉर्मल डिवीजन होने लगता है। हमारे शरीर में कई तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनका काम होता है वो बनते हैं, अपना काम करते हैं और उसके बाद एपोप्टोसिस नामक प्रक्रिया के द्वारा उनका डिस्ट्रक्शन यानी वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि कोशिकाओं में कुछ असामान्य परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण वो बिना मरे कंटिन्यूअसली मतलब निरंतर वो बढ़ते रहते हैं और शुरुआती स्टेज में इसका पता नहीं चलता है क्योंकि ये अपने स्पीड से बढ़ता रहता है। लेकिन जब ये किसी नॉर्मल टिश्यू यानी अपने अगल बगल किसी सामान्य ऑर्गन को या किसी सामान्य अंग को दबाता है या उसके अंदर प्रवेश करता है तो उसका सिम्टम पता चलता है, तब उसके बारे में पता चलता है। तो ये कैंसर के क्या लक्षण होते हैं मतलब? सर देखिए, शुरुआती स्टेज में यूजुअली कैंसर का कोई सिम्टम होता नहीं है, पता नहीं चलता है या पता चलता है लेकिन समझ में नहीं आता कि वो कैंसर की वजह से है या किसी और कारण की वजह से। अगर ऊपर से नीचे देखें तो अगर शरीर में किसी भी तरह का कोई भी चेंज आपके स्किन पे यानी चमड़ी पे किसी भी तरह का अगर तिल है जो बढ़ रहा है या फिर उसमें वो लाल हो रहा है या किसी भी तरह का उसमें परिवर्तन हो रहा है वो कैंसर हो सकता है। अगर हम गले मुंह की बात करें, मुंह में कोई ऐसा छाला है जो बार बार आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, हर तरह की दवाई करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आवाज में काफी दिन से चेंज है। नॉर्मली अगर खराश या सर्दी जुकाम होता है उसमें भी आवाज चेंज हो जाता है लेकिन दवाई देने के बाद ठीक हो जाता है। बट अगर आवाज में परिवर्तन है जो मेडिकेशन से या एक हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है तो तुरंत उसकी जांच करानी चाहिए, वो कैंसर के कारण हो सकता है। या फिर गले में कोई गिल्टी हो जो निरंतर बढ़ रहा हो, स्पेशली अगर उसमें दर्द नहीं है। दर्द होता है तो वो इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, बट अगर दर्द नहीं है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे तुरंत दिखाना चाहिए। अगर हम उसके बाद अगर फीमेल्स में देखें तो स्तन कैंसर सबसे कॉमन है। अगर स्तन में कोई गांठ है या फिर कोई गांठ बढ़ रही है या चमड़ी में कोई चेंज है या फिर निपल अंदर की तरफ आ रहा है या निपल की से खून निकल रहा है या उसमें अल्सर बन रहा है या फिर एक्जिला यानी काख में किसी भी तरह की गिल्टी है तो तुरंत डॉक्टरी जांच कराएं। ये ब्रेस्ट कैंसर का या स्तन कैंसर का सिम्टम हो सकता है। और दूसरा मुख्य कैंसर जो फीमेल्स में होता है वो है बच्चेदानी का कैंसर। असामान्य रूप से अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है मतलब मासिक धर्म में अगर असामान्यता है, जैसे नॉर्मल से ज्यादा खून निकल रहा है या फिर मेनोपॉज यानी मासिक धर्म खत्म होने के बाद जो यूजुअली 45-50 साल के बाद खत्म हो जाता है उसके बाद अगर खून आ रहा है या फिर 2 मासिक धर्म के बीच में खून आ रहा है या फिर मासिक धर्म के समय बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि ये सारे कैंसर की वजह से ही हो, बट तुरंत जांच करा के ये तुरंत देख लेना चाहिए कि वो कैंसर तो नहीं है, जो भी कारण है उसका इलाज कराना चाहिए। और जो पुरुषों में ज्यादा कॉमन है वो है फेफड़े का कैंसर। नॉर्मली खांसी आती है, हमें लगता है कि इन्फेक्शन है या फिर दूसरी चीज होती है ट्यूबरकुलोसिस, बट अगर इन दवाइयों से भी ठीक नहीं होता है तो तीसरा कारण हो सकता है हमारे देश में, वो है फेफड़े का कैंसर या लंग का कैंसर, तो तुरंत उसके लिए जांच कराएं। प्रोस्टेट कैंसर भी पुरुषों में काफी कॉमन है। तो अगर पेशाब में रुकावट या खून आ रहा है या पेशाब का धार बहुत कम है तो तुरंत इसकी जांच कराएं। काफी बार ये आपके प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से हो सकता है, बट ये कैंसर की वजह से भी हो सकता है। या फिर कमर में कोई दर्द हो जो ठीक ना हो रहा हो तो इसका भी कारण कैंसर हो सकता है। जी जी। सर कहने का अर्थ यही है कि अपने शरीर में कोई भी चेंज हो जो नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक ना हो रहा हो वो कैंसर हो सकता है। तो किसी भी सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत एक हफ्ते 10 दिन तक अगर नहीं उसमें बदलाव आ रहा है तो उसकी जांच करानी चाहिए। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर स्वरूप जी जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं तो अधिकतर सुना जाता है कि बोन ट्यूमर जी, तो ये बोन ट्यूमर से क्या तात्पर्य है और उसके डायग्नोसिस के लिए क्या क्या मतलब आजकल मतलब कि अपने प्रारंभिक जांचें क्या हैं, मरीज को क्या करना चाहिए और क्या लक्षण होता है कि मरीज जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाए कि देखिए हमारा इस तरह का दिक्कत आ रही है। बोन ट्यूमर एक इस तरीके की बीमारी है जैसे मैडम ने बताया कि हमारे सेल अपने आप में कंट्रोल नहीं रहते हो,
जो उनका कार्य होता है वो करने के बाद मरते नहीं हैं, तो हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस में बढ़ते जाते हैं। हड्डियों में जो कैंसर होता है बहुत बार हड्डियों को खोखला कर देता है, अगल बगल के मांसपेशियों में, खून की नलियों में फैलने लगता है जी। एक अच्छी बात इनके साथ ये है कि इनमें दर्द उत्पन्न होता है तुरंत के साथ, और जैसा कि सामान्य कैंसर में नहीं होता, और हड्डी के कैंसर में आपको दर्द का एहसास तुरंत होने लगता है जी। और आपको रोकेंगे, एक सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ बताएं। गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, बता। हाँ अंकिता मैम से बात पूछना चाहता था सर। हाँ बताइए सर। मुझे 30 साल का एक मेरे से फ्रेंड है सर, वो भी खांसी हो रहा है सर, 2 महीने से उसको प्रॉब्लम है, उसको ब्लड आ रहा है कल। अच्छा अच्छा, तो क्या मैम ये ठीक हो सकता है या नहीं? अच्छा मैं डॉक्टर साहब से बात कर। खांसी आती है सर, तो इनकी लगाता है, कुछ इनकी तो उनके ब्लड आते हैं सर, तो ये मैम उससे पूछना चाहता था क्या वो घबराने की बात है, मेडिसिन तो उसमें हो सकती है? खांसी से खून आ रहा है, हाँ ब्लड आ रहा है जैसे कि, तो 2 महीने से है, तो उनको क्या करना चाहिए, ठीक होगा कि नहीं, ये पूछ रहे हैं जी। खांसी से खून आना एक नॉर्मल चीज नहीं है। नॉर्मल खांसी आना ही जो 7 दिन या 10 दिन से ज्यादा है वो भी नॉर्मल नहीं है, उसके साथ खून आना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो तुरंत उसकी जांच कराइए। बलगम में भी खून आ रहा होगा तो उसकी जांच प्लस छाती की जांच, जिसमें हम लोग एक्सरे करते हैं, या फिर अगर उससे ना पता चले तो सीटी स्कैन करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर 2 महीने से आ रहा है और अगर साथ में वजन में कमी है तो तुरंत दिखाएं। मतलब एक कुशल जो है एमडी फिजिशियन से मिल लें और अपनी प्रारंभिक जांच आप एक्सरे वगैरह करा के और पूर्णतः चेकअप करा लें, जिससे कि आपके रोगों का पता चल जाए और कि किस तरह का रोग है, तब वो उसके हिसाब से बता देंगे, उनको आराम आ जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि बोन ट्यूमर के बारे में, तो आपने बताया कि दर्द होता है, इसकी एक अच्छी बात है। तो लेकिन फिर भी जो है दर्द होता है तो और क्या क्या लक्षण आते हैं, जैसे कि मरीज तो भाई हड्डी में या पैर में दर्द होगा तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएगा ही, तो लेकिन उसको पता लगाने के लिए बोन ट्यूमर के लिए क्या क्या मतलब आप हम लोग के यहाँ ये जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए टूल्स क्या उपलब्ध हैं अभी अपने बनारस में? बोन ट्यूमर्स का पता लगाने के लिए एक अच्छी जांच है, विश्वसनीय जांच है एक्सरे जी, जिसको अब सुपरसीड कर लिया है एमआरआई जांच ने, क्योंकि एमआरआई जांच से हमें बहुत सारी जानकारी एक क्षणिक उसमें मिल जाती है, जिससे कि हम बहुत कुछ मरीज को बता सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। बोन स्कैन एक ऐसी अत्याधुनिक टेक्निक है जिससे शरीर में फैला हुआ हड्डी का कैंसर और अन्य किन किन हड्डियों में है इसका एक सिंगल जांच से पता चल सकता है। और ये बहुत ही वैल्यूबल टूल है, बहुत ही अच्छी जांच है एक तरीके से कहें तो, मरीज को उसके इलाज में बताने और करने के लिए। जी जी। और जैसे कभी कभी मरीज आते हैं और वो कंप्लेन करते हैं कि दर्द है और हम चल नहीं पा रहे हैं, पहले से लड़खड़ा रहे हैं, फिर उनका अगर एक्सरे होता है उसमें फ्रैक्चर आता है, लेकिन मरीज का ये रहता है, बार बार पूछा जाता है कहीं आप गिरे थे, कहीं चोट लगा था, वो बताता है कि ऐसा कुछ नहीं था, तो उसके बाद भी फ्रैक्चर दिखता है। तो ये किस तरह का फ्रैक्चर क्या होता है? इस तरीके के फ्रैक्चर्स को जिसमें कोई चोट की बात नहीं बताई जाती मरीज द्वारा, रात में सोए और उठे तो इस तरीके की तकलीफ, या कभी गिरे नहीं फिर भी दर्द होना, न चल पाना, इस तरीके के फ्रैक्चर्स को हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। जी जी। इनके अनेक कारण हैं, उनमें से एक कारण कैंसर भी है, और ये जनरली ओल्ड एज में देखने को मिलता है, जहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, एक तो ये कारण होता है। दूसरा, उसमें कहीं ना कहीं किसी तरीके का कैंसर हो रहा है, या शरीर में कहीं कैंसर है, वो वहाँ से निकलकर हड्डियों में कट जाकर बैठ गया है और हड्डियों को खोखला करके कमज़ोर कर दिया, और उस ऐसे सिचुएशन में बिना किसी चोट के हड्डी टूट सकती है और ऐसी तकलीफें आ सकती हैं। जी जी। तो दर्शकों, इसी तरह हमारी चर्चा आगे भी चलती रहेगी और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दौड़ती जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी गम, पर हर पल आपके साथ है हम, लक्ष्मी हॉस्पिटल। असाध्य रोगों के समुचित इलाज की बात हो या फिर हर तरह की कठिन से कठिन ऑपरेशन की,
लक्ष्मी हॉस्पिटल है हमेशा सबसे अलग, तभी तो इसके आधुनिक आईसीयू, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, उच्च स्तरीय पैथोलॉजी व विश्व स्तरीय मशीनों द्वारा हर तरह की जांच की विशेष व्यवस्था और हर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम आपको देती है सुरक्षा का संपूर्ण एहसास। एज ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सभी डिपार्टमेंट हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेट्रिक गायनी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, कार्डियक डिपार्टमेंट और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, और यहाँ पे एडवांस जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है। लक्ष्मी हॉस्पिटल, रोडवेज कैंट, वाराणसी। लक्ष्मी हॉस्पिटल, अत्याधुनिक, विश्व स्तरीय, सबके लिए। के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे बोन ट्यूमर के बारे में कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, जैसे आपने बताया कि कोई हिस्ट्री नहीं है गिरने का या चोट लगने का, तो अगर वो फ्रैक्चर दिखता है एक्सरे में तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। लेकिन उसको जैसे आपने बताया कि ये ट्यूमर भी हो सकता है, बोन ट्यूमर भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या जाँचें हैं, क्या क्या जाँच करते हैं जिससे कि कन्फर्म हो जाए? जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक उसको ट्रीटमेंट देना भी मुश्किल होता है। जहाँ बिल्कुल सही सर, जैसा कि अगर एक बार किसी भी हड्डी के डॉक्टर ने या आपके किसी भी डॉक्टर ने सस्पेक्ट किया कि ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है जो सामान्य चोट लगने के कारण नहीं हुआ है, इसके बाद तुरंत कराने वाली जांच एमआरआई होती है, जिससे हमें पता चल जाता है उसका पैटर्न कि क्या ये किसी तरीके के कैंसर के कारण है या हड्डी कमजोर होने के कारण हो गया, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है जी। और एमआरआई के बाद उस जगह से बायोप्सी करी जाती है, जो कि ओपन करते हैं या चीरा लगा के करें, या आज के दौर में गन नीडल बायोप्सी या कोर नीडल बायोप्सी बहुत सफिशिएंट होती है। सुई के इंजेक्शन के बराबर गन से उसको निकाल लिया जाता है टुकड़े को, और जिस तरीके की सामने आते हैं बायोप्सी के बाद रिपोर्ट, उस तरीके से उसका कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाया जाता है जी। और जैसे बोन ट्यूमर में कितने प्रकार के ट्यूमर होते हैं और उनके इलाज में क्या क्या विधियाँ जो है जी सर, क्या क्या जैसे कि आजकल केमोथेरेपी है, रेडिएशन है, इवन ऑपरेशन है जी, तो तीनों विधियां में किन किन विधियां की जरूरत पड़ती है? सर दो तरीके के हड्डी के कैंसर होते हैं। ज़्यादातर जो सामान्य हमें देखने को मिलते हैं वो बिनाइन होते हैं, जो उसी जगह पर हैं, वो फैलेंगे नहीं, किसी तरीके से और क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे शरीर में, ये एक उनकी अच्छी बात होती है जी। पर वहाँ पे डर इस बात का होता है कि वो हड्डी को कमज़ोर और खोखला कर देंगे, और जहाँ पे फ्रैक्चर होने का डर है जी जी। आपको रोकेंगे, एक सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ सर जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताइए। सर एक्चुअली मेरी मदर को थोड़ा सा कमर में दर्द हो गया है। अच्छा। तो एक टांग सुन्न हो गई पूरी। अच्छा, तो ये कितने दिनों से? ऑर्थोपेडिक्स को किसी दिखाऊं कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाऊं? नहीं, आप जो है बताएं कि 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना। और माता जी का एज कितना है, उम्र कितना है? सर 55 साल। 55 साल। और 1.5 महीने से ऐसे कमर में दर्द होते होते एक पैर में सूनापन है? जी जी जी। ठीक है डॉक्टर साहब, बताएं किसको दिखाएं, बता रहे हैं ये दोनों को दिखा सकते हैं। और अगर कमर में किसी तरीके का फ्रैक्चर है जिसके वजह से ऐसी तकलीफ आई है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन दिखा सकते हैं। और ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर समझेंगे कि नहीं इनको न्यूरोफिजिशियन से मिलना है तो बस दोनों लोग के बीच में। तो हम लोग जो बोन ट्यूमर के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है, तो बिनाइन बोन ट्यूमर्स कहीं फैलते नहीं हैं, उसी जिस हड्डी में उन्होंने संक्रमित किया है हड्डी को वहीं पर रहते हैं, और इसका उपचार बहुत ही सरल, एक छोटे ऑपरेशन द्वारा उनको उस जगह से हटा दिया जाता है, और उम्मीद करते हैं कि वो दोबारा कभी नहीं होते। इसमें किसी तरीके की कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है जी जी। इनका सिंपल सर्जरी ही एक आंसर है। और जो कैंसर फैलने वाले हड्डी के कैंसर उनको मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं। ये 2 एज ग्रुप में होते हैं, एक तो बच्चों में 17 साल से नीचे तक, और एक बुढ़ापे में जी। तो जो बच्चों में होते हैं उनमें जनरली सुनने को मिलता है कि खेल रहे थे, चोट लग गई, हड्डी में अब सूजन है, और इस तरीके की चोट को इग्नोर नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि ये फैलने वाले कैंसर्स होते हैं, और इनमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी तीनों का रोल है। डिपेंड करता है बायोप्सी में वो किस तरीके के कैंसर निकल कर आते हैं जी। और कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि उनके पैर में
और ये बोन में यानी किसी पार्ट में कैंसर हो गया तो उसको काटने की नौबत आ जाती है। तो पहले की अपेक्षा अभी क्या चेंजेज आए हैं आजकल के ट्रीटमेंट में, हमारे दर्शकों को बताएं कि एम्पुटेशन जो मात्र एक उपचार रहता था, अभी क्या उसमें चेंज है? सर, समय के साथ बहुत ज़्यादा बदलाव आया है इसमें, इस मोडालिटी में, कि पहले अगर किसी को अंग का कैंसर हो जाता था तो उस हाथ या पैर को निकालने की बात करी जाती थी, परंतु अब ऐसी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। उस लिम्ब को पूरा बचाया जा सकता है और मरीज के पास उसका नॉर्मल हाथ या पैर रहेगा जिसके द्वारा वो चल सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो ये एक लेटेस्ट एडवांसमेंट है इन फील्ड ऑफ ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी। और डॉक्टर अंकिता जी, आप बताएं कि जैसे महिलाओं में होने वाले कैंसर हैं, जैसे आपने बताया कि स्तन का कैंसर है, बच्चेदानी के मुख का कैंसर है, तो इसमें दोनों में क्या बहुत कितना मतलब आजकल कितने ज़्यादा पेशेंट, किस तरह के पेशेंट दोनों में, किसकी संख्या ज़्यादा है, क्या रेशियो? सर देखिए, दोनों की ही संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसमें ब्रेस्ट कैंसर का जो नंबर है वो सर्विक्स से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और मुख्य कारण है इग्नोरेंस। ये दोनों कैंसर ऐसे कैंसर हैं सर जो कि बीमारी होने से पहले ही पता चल जाता है। एक टेस्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, जिससे हम कैंसर अपने फ्लोरिड फॉर्म में आए या फिर पूरा बढ़ के आए उसके पहले ही हम कैंसर का पता कर सकते हैं। और ब्रेस्ट और सर्विक्स ऐसे दो कैंसर्स हैं जिनका काफ़ी शुरू वाली अवस्था में ही पता किया जा सकता है और ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो जनता है या लोगों के बीच में पता नहीं है या पता हो के इग्नोर किया जाता है, जांचें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो मरीज आते हैं वो काफ़ी एडवांस स्टेज में आते हैं जी। तो जानकारी बहुत ज़रूरी है, जानकारी लेके तुरंत स्क्रीनिंग करके अर्ली डिटेक्शन और तुरंत उसका इलाज शुरू करके अच्छा रिजल्ट पाया जा सकता है। और जैसे कि आप जो कैंसर इंस्टीट्यूट आपके अपेक्स हॉस्पिटल में हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंटों के लिए जो है क्या क्या सुविधाएं हैं? जैसे कि कैंसर पेशेंट के लिए 3 विधाएं होती हैं, जैसे सर्जरी है, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन है, तो तीनों में आप लोग क्या क्या करते हैं और क्या सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध है? सर ब्रेस्ट कैंसर में शुरू से बताना चाहूँगी, जैसे कि अगर असिम्टोमेटिक मतलब बिना लक्षण सामने आए 40 साल के ऊपर हर फीमेल का हम लोग मेमोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड दोनों छाती का और एक्जिला का कराते हैं, जिससे शुरुआती स्टेज में अगर कैंसर है तो उसका पता लगाया जा सकता है और ठीक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर पेशेंट हमारे पास आता है गांठ लेकर, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वो कैंसर ही है या कैंसर जैसा कोई बिनाइन डिजीज़ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी में स्तन की गांठ से एक टुकड़ा लिया जाता है, जिससे ये देखा जाता है कि वो कैंसर है या कुछ और है। और इस जांच के अलावा उसमें हार्मोन रिसेप्टर्स देखे जाते हैं, जिससे आगे की इलाज में हमें सुविधा होती है। एक बार जब से डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, फिर हमें ये देखना होता है कि बीमारी सिर्फ स्तन में है या फिर ये एक्जिला या काख में है या फिर शरीर के किसी और भाग में जा चुका है, क्योंकि स्तन का कैंसर फेफड़ों में, लिवर में और हड्डियों में सबसे पहले जाता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जिसको ट्रीट करने जा रहे हैं बीमारी कितनी बड़ी है, सिर्फ स्तन में है या किसी और पार्ट में है। अगर बीमारी सिर्फ स्तन में होती है तो फिर हम सिर्फ लोकल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले अगर पेशेंट का जो बीमारी है वो सर्जरी के लायक है तो सबसे पहले सर्जरी की जाती है। जो टुकड़ा निकलता है उसको जांच के लिए भेजा जाता है, जिसे कि हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन या रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि सिकाई की या रेडिएशन की ज़रूरत है या नहीं, और अगर ज़रूरत होती है तो फिर ऑपरेशन के बाद रेडिएशन होता है और उसके बाद सिस्टमिक कीमोथेरेपी यानी नसों के द्वारा दवा दी जाती है। अगर जो मरीज़ है उसकी बीमारी फैली हुई है, मतलब लोकल स्टेज नहीं है, शरीर में फैला हुआ है, तब उसका ट्रीटमेंट हम कीमोथेरेपी द्वारा देते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी हम नस के द्वारा देते हैं और वो पूरे शरीर में जाता है और शरीर के किसी भी अंग में अगर कैंसर जाके बैठा है तो ये जाके उसको किल या नष्ट करता है। और जैसे कि आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन,
क्या सभी पेशेंटों में ये तीनों विधाओं की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? सर अधिकतर पेशेंट में तीनों मोडालिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम लोग इसके मैनेजमेंट को मल्टी मोडालिटी अप्रोच कहते हैं। जी जी। सर अधिकतर जैसे आपने जी, बताया कि जैसे प्रारंभिक अवस्था में अगर डिटेक्ट हो जाता है तो उस मरीज में भी हम लोग रेडिएशन करते हैं? सर वो एक्चुअली हम लोग स्टेज देखते हैं। नॉर्मली ये देखा जाता है कि अगर 5 सेंटीमीटर से छोटा ग्रोथ है और कोई एक्सिलरी लिम्फ नोड नहीं है तो सिर्फ सर्जरी करने के बाद रेडिएशन की जरूरत नहीं होती है, उसके अलावा हर केस में रेडिएशन की जरूरत होती है। डिपेंड करता है हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट जी पे। जी जी जी। तो अदरवाइज जो है सर्जरी कीमोथेरेपी से ही आराम आ जाता है। जी 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 जी। और जैसे कि स्क्रीनिंग क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है जी, तो इसके लिए क्या हॉस्पिटल में मरीज पुना जाता है या कभी कभी ये भी देखा जाता है कैंप लगा के भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जैसे कि स्तन के कैंसर का, ऐसा कुछ है? जी सर। सर इसके लिए मोबाइल मेमोग्राफी यूनिट होता है जिसमें मेमोग्राफी एक तरह का एक्सरे है जिसमें हम स्तन का एक्सरे लेते हैं। तो नॉर्मली हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कराते हैं, बट कैंप्स में हम मोबाइल मेमोग्राफी यूनिट लेके जाते हैं जिसमें मोबाइल घर पे या कैंप में भी आके पेशेंट का मेमोग्राफी हो जाता है। जी जी। तो दर्शकों हमारी चर्चा इसी तरह आगे भी चलती रहेगी और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। राजू भैया कितना समय? 10 मिनट वाला होता है, 5 मिनट नहीं 10 मिनट का ब्रेक है या 10 मिनट टोटल 10 मिनट बाकी है? बस 2 मिनट बाद 10 मिनट। तो क्या बढ़िया चीज़ लेना चाहिए दोनों लोग को, तो ये बताना है कैंसर पेशेंटों के लिए समाज को क्या संदेश जानकारी देंगे, तो एक ही लोग बता देंगे? एक ही मैडम से बतवा दीजिए। नहीं सर, सर्विक्स का स्क्रीनिंग और हेड एंड नेक का स्क्रीनिंग और प्रोस्टेट का स्क्रीनिंग होती है, तो ब्रेस्ट का स्क्रीनिंग होगा और 3 का। और हाँ, थोड़ा सा ये है। मोडालिटीज क्या क्या है? कोई बात नहीं, क्या चीज़? अभी इधर देखते रहिए, ठीक आ जाएगा। अच्छा ये है ना कि हम भागती दौड़ती जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी गम, पर हर पल आपके साथ है हम, लक्ष्मी हॉस्पिटल। असाध्य रोगों के समुचित इलाज की बात हो या फिर हर तरह की कठिन से कठिन ऑपरेशन की, लक्ष्मी हॉस्पिटल है हमेशा सबसे अलग। तभी तो इसके आधुनिक आईसीयू, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, उच्च स्तरीय पैथोलॉजी व विश्व स्तरीय मशीनों द्वारा हर तरह की जांच की विशेष व्यवस्था और हर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम आपको देती है सुरक्षा का संपूर्ण एहसास। एज ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सभी डिपार्टमेंट हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेट्रिक गायनी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, कार्डियक डिपार्टमेंट और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, और यहाँ पे एडवांस जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है। लक्ष्मी हॉस्पिटल, रोडवेज कैंट, वाराणसी। लक्ष्मी हॉस्पिटल अत्याधुनिक, विश्व स्तरीय, सबके लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और जैसे कि आपके यहाँ सभी कैंसर के पेशेंटों का इलाज होता है, इवन इन्वेस्टिगेशन यानी जांच की सुविधा है, तो ये पेट स्कैन भी आपके यहाँ होता है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या मतलब कि किस तरह के कैंसर के पेशेंटों की जो है इससे मदद ली जाती है इस तरह के जांच से? सर पेट स्कैन एक अत्याधुनिक मोडालिटी है कैंसर को ढूंढने के लिए। कैंसर के जांच के दौरान, जो इलाज के दौरान किस तरीके का रिस्पांस आ रहा है सर्जरी से, कीमोथेरेपी से या रेडियोथेरेपी से, उसकी जानकारी के लिए। तीसरा, इलाज के बाद क्या कैंसर वापस आ गया है या कहीं और हो रहा है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये अत्याधुनिक है, बहुत ही सेंसिटिव और स्पेसिफिक है। किसी भी छोटे से छोटे चेंजेस को बॉडी में जो कि कैंसर का रूप ले रहे हैं उसको पकड़ने में इस पेट स्कैन का कैंसर के अलावा अन्य विभाग में भी काफ़ी रोल है, इस्तेमाल किया जाता है। और अभी जैसे कैंसर की चर्चा हो रही है तो कैंसर के लिए बना ये जांच एक अत्याधुनिक जांच है और सर्वोच्च जांच है, जिससे कि निर्धारित किया जाता है कि इनको कैंसर है कि नहीं जी, ये कितने स्टेज दूर तक फैला हुआ है, तो आसानी होती है ट्रीटमेंट करने जी। की।
ना ओवर ट्रीटमेंट होगा ना कम होगा, मतलब इसके लिए डिसीजन के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे कि महिलाओं में आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, जो कि बच्चेदानी के कैंसर से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। स्क्रीनिंग टेस्ट जहाँ हो जाके कराना चाहिए, किसी को डाउट हो को जाके कम से कम जनरल सर्जन से मिलना चाहिए। तो इसके अलावा जैसे आपने बताया कि CA सर्विक्स है या मुख का कैंसर है, तो इन दोनों के लिए भी क्या क्या जांच करानी चाहिए और किस तरह के लक्षण आने पे जो है परामर्श करना चाहिए जो है पेशेंट को? सर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी कैंसर सर्विक्स के लिए गाइडलाइन दी गई है कि हर 21 साल के बाद हर महिला को हर 3 साल पे पैप स्मीयर की जांच करानी चाहिए। पैप स्मीयर एक OPD प्रोसीजर है जिसमें बच्चेदानी के रास्ते से कुछ सेल्स को लिया जाता है, फिर स्लाइड पे लेके ये देखा जाता है कि उसमें कहीं कैंसरस चेंज तो नहीं आ रहा है। ये हर 3 साल पे होना चाहिए 65 साल तक। अगर किसी महिला की बच्चेदानी का ऑपरेशन हो चुका है या बच्चेदानी निकाल दिया गया, उन महिलाओं को भी पैप स्मीयर कराना ज़रूरी है। ये तो हो गई स्क्रीनिंग। सर, कैंसर सर्विक्स ही ऐसा एक कैंसर है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन या टीका अब आ चुका है। यह टीका 9 साल से 45 साल की हर महिला और बच्चियों को लगना चाहिए। ये 3 डोजेस में लगता है, 0, 2, 6। मतलब अगर आज लग रहा है फिर 2 महीने बाद और 6 महीने बाद 3 डोजेस लगते हैं। 6 महीने के अंदर 3 डोजेस कंप्लीट हो जाने चाहिए। इससे कैंसर सर्विक्स होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। इस तरह का टीका या वैक्सीन जो है बनारस में कहाँ पे उपलब्ध है या कहाँ पे लगाया जा सकता है? जी सर, एपेक्स हॉस्पिटल में इसे हम लोग नियमित रूप से लगा रहे हैं। काफी अच्छा रिस्पांस मिला है सर। और हेड एंड नेक कैंसर यानी मुंह का कैंसर महिलाओं में और पुरुषों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। और ऐसा नहीं कि महिलाएं इससे अछूती हैं। हमारे पास अगर 80 मेल पेशेंट्स आते हैं, पुरुष पेशेंट, तो 30 महिला पेशेंट भी आती है मुंह का कैंसर लेकर। आपको रोकेंगे, जैसे कि बनारस में बहुत प्रचलन है कि बनारसी पान गुटखा खाते हैं लोग, और बनारस का होने का वो अपना निशानी बताते हैं कि हम बनारस के हैं तो बनारसी पान खाएंगे। तो वो ऐसे दर्शकों को भी बताएं कि किस तरह से अगर पान खाएं या न खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर खाते हैं तो क्या करना चाहिए कि उनको इस तरह के भयावह बीमारी का सामना न करना पड़े? पहले तो पान खाना ही नहीं चाहिए। और अगर आप पान खाना चाहते हैं तो उसमें चूना यानी लाइम, जो कि सबसे बड़ा इरिटेंट फैक्टर होता है, गुटखा मतलब टोबैको वो, और सुपारी या अरेका नट वो अवॉइड करना चाहिए। आप सादा पान, मीठा पान खाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके अंदर ये जो तत्व होते हैं यही कैंसर को कॉज करते हैं। कई सारे लोग बीड़ी पीते हैं, बीड़ी के अंदर भी गुटखा होता है। उसका जो धुआं निकलता है वो मुंह से लेके लैट्रिन के रास्ते तक जाता है, और वो मुंह से लेके लैट्रिन के रास्ते तक का हर एक कैंसर करता है। तो उसको छोड़ें। एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी। मेरे पास एक माताजी आई 65 साल की, उनको जीभ का कैंसर था। उनके 2 बेटे आए और दोनों को ही दोनों गालों में छाले थे जो कि ठीक नहीं हो रहे थे, दर्द नहीं था। तो बायोप्सी कराया, कैंसर निकला और वो पान की देन थी। तो वो फैमिली में चला आ रहा है। लोग कहेंगे जेनेटिक चेंज की वजह से, बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ पान की वजह से है, और पान में गुटखा और चूने की वजह से। जी, ऐसा भी कहते हैं लोग कि हमारे दादाजी को भी था, पिताजी को भी हो गया, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि हैबिट इसी तरह का है। जी। तो इसके जांच के लिए, जैसे कि मुख के कैंसर के जांच के लिए क्या क्या सुविधाएं? कैंसर तो सबसे पहले आप खुद शीशे में डेली आपको देखना चाहिए, क्योंकि मुंह ऐसी चीज है जिसमें एक दाना भी होता है तो पता चल जाता है। तो आप खुद अपना एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हर साल क्लिनिशियन या फिजिशियन के पास जाके या डेंटिस्ट के पास जाके पूरे मुंह का एग्जामिनेशन करा लेना चाहिए। और अगर कोई दांत ऐसा है जिससे गाल कट रहा हो या जीभ कट रही हो, या फिर दांत गंदे हो या स्लज हो या किसी भी तरह की कैविटी हो, तो उसे तुरंत ठीक कराएं, क्योंकि क्रॉनिक इरिटेशन मतलब किसी भी तरह का कंटिन्यूअस इरिटेशन कैंसर कॉज कर सकता है। तो हर साल दिखाएं। और जैसे कैंसर पेशेंट को बताएं कि जैसे कि समाज में बहुत भ्रांतियां हैं कि
क्या भ्रांतियाँ, जैसे कि लोग बोला जाता है कि कोई चाकू लग जाएगा या लोहा लग जाएगा तो कैंसर फैल जाता है, इसलिए बहुत लोग डर के ऑपरेशन नहीं कराते हैं। और उसके पहले एक सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ प्रणाम, बोलिए। ये कह रहे हैं आपको जो टीवी में दिखाई दे रहा है तो जो आदमी पान छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे या सिगरेट छोड़ दे, जी, करने के बाद में मुंह साफ करने के लिए दांत गंदा हो गया जी, उसको साफ करने के लिए कोई ऐसा कोलगेट पाउडर बताइए या कोई पेस्ट बताइए जिससे दांत साफ हो जाए, चिकनापन आ जाए, सफेदी हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके लिए आपको जो आप लग रहा है कि पूरे पक्के बनारसी हैं, आप जो एक ना दंत रोग विशेषज्ञ यानी जो डेंटिस्ट हैं उनसे आप मिल लेंगे तो आपको बेहतर बताएंगे कि वो लोग कुछ सफाई करते हैं। और पुराने ज़माने में लोग बोलते थे कि अगर सफाई कराते हैं दांत का तो दांत कमज़ोर हो जाता है, आँख से कम रोशनी आने लगती है, ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो आप निर्भीक होकर के जो है एक दंत रोग विशेषज्ञ से मिल लें, जो कहेंगे वही करिए तो आपको पूरा आपका दांत सफ़ेद करना चाहेंगे सफ़ेद हो जाएगा, जिस कलर का चाहेंगे, आजकल फैशन है सब हो जाता है, लेकिन सब लोग चाहेंगे कि साफ़ हो जाए तो आपका दांत अच्छे से साफ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। आप एक डेंटिस्ट का सहारा लें। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे कि हमारे कैंसर पेशेंट की भ्रांतियां के बारे में कि क्या भ्रांतियां हैं अपने जो समाज में। जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कैंसर जो टिश्यू होता है, जैसे कोई कोशिका का कैंसर बन चुकी है तो वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है। वो जब तक हम कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे वो रुकेगा नहीं। लोग आते हैं कि हाँ ये गांठ है, फिर 2 महीने बाद आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो अपनी स्पीड से बढ़ता रहता है। अगर हमने बीच में कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो उसे कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। जैसे कि बायोप्सी ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऑपरेशन या सर्जरी या कीमोथेरेपी। आपने जिस दिन बायोप्सी कराई आपका ट्रीटमेंट उसी दिन शुरू हो जाता है। बायोप्सी का रिपोर्ट यूजुअली आता है 4 से 5 दिन में, तो उसके बाद का जो क्रिया है वो 5वें दिन शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने एक बार ट्यूमर टिश्यू को ट्रीट करने की कोशिश की है, उसको इरिटेट कर दिया, अब वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसका मतलब है कि आपको ट्रीटमेंट कंप्लीट कराना। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट आधा ट्रीटमेंट लेता है, आधे ट्रीटमेंट में गांठ पूरी गायब हो जाती है, फिर वो गायब हो जाता है कि डॉक्टर साहब इस इलाज से तो हम ठीक हो गए थे, आगे इलाज की ज़रूरत क्या है। बट ऐसा नहीं है, अगर ट्रीटमेंट शुरू किया है तो उसे ख़त्म करना अति आवश्यक है, क्योंकि आधा ट्रीट किया हुआ कैंसर घायल शेर के बराबर होता है, फिर वो वापस आ सकता है। इसीलिए कैंसर का ट्रीटमेंट लंबा चलता है, 2 महीने से लेके 1 साल तक भी हो सकता है। तो डॉक्टर आपको जैसी एडवाइस दे कि बायोप्सी कराइए, उसके बाद तुरंत ये इलाज शुरू कराइए, तो उसको सीरियसली लेके ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहिए। बायोप्सी कराने के 3 महीने या 4 महीने बाद अगर आप देखेंगे तो बीमारी अपने आप बढ़ जाएगी, वो अपने ग्रोथ से तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आधा ट्रीटमेंट की वजह से और ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। जी जी। तो डॉक्टर स्वरूप जी, आप हमारे समाज के लोगों को बताएं कि जो है कैंसर के संबंध में क्या जानकारी देना चाहेंगे। किसी भी तरीके का अगर आपके शरीर में बदलाव आता है, चाहे वो दर्द हो, छाला हो, गांठ हो, तो उसे इग्नोर ना करें, उससे डॉक्टर से मिलें, उसकी सही और अच्छी जांच कराएं, वो आपके हितकारी रहेगा, आपके खुद के हित के लिए रहेगा। और अगर किसी तरीके से आपको कैंसर का शक डॉक्टर के मन में आता है, आपके मन में आता है, बेझिझक डॉक्टर से सारी सलाह लें। कैंसर करने वाले सभी प्रोडक्ट्स को या चीज़ों को, जैसे कि पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इस सब के इस्तेमाल को ना के बराबर करें या बिल्कुल ही ना करें। और इग्नोरेंस करना सबसे खतरनाक होता है कैंसर में, जानते हुए उसको अनजान बनना या छोड़ देना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और आप सभी को मेरी तरफ से एक अच्छा स्वस्थ भारत के लिए एक शुभ संदेश। महिलाओं के लिए आप भी कुछ है डॉक्टर अंकिता जी बताएं। महिलाओं से बस यही कहना है कि आप ही घर की शक्ति हैं, आप माँ हैं, बेटी हैं, बहन हैं, बीवी हैं और घर की स्ट्रेंथ है। अगर आप ही कमज़ोर रहेंगी तो फिर घर ठीक नहीं रह सकता है। तो इसके लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। शर्माना नहीं चाहिए अगर आपके शरीर में कोई भी दिक्कत है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कोई जन्म में पाप किया होगा इसीलिए ये हुआ है।
समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि समाज या लोग आके आपकी बीमारी ठीक नहीं करेंगे। आपको अपने लिए अपनी बीमारी से खुद लड़ना है और ये जानना जरूरी है कि कैंसर ठीक हो सकता है। कंडीशन ये है कि वो अर्ली स्टेज मतलब प्रारंभिक अवस्था में उसकी पकड़ हो जाए और तुरंत उसका इलाज शुरू हो जाए। अगर आप बहुत देर से आएंगे तो फिर डॉक्टर भी भगवान नहीं होते, वो भी कुछ नहीं कर सकते। जानकारी देना हमारा काम है। आप वैक्सीन लगाइए, आप रेगुलर चेकअप कराइए, अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए और जितनी भी गलत आदतें हैं जैसे कि पान, बीड़ी, गुटखा, ये सब छोड़िए और कोई भी दिक्कत होने पे तुरंत डॉक्टरी सलाह लीजिए और जो भी एडवाइस दिया जाए उस इलाज को तुरंत शुरू करा के पूरा करिए। तभी आप स्वस्थ रहेंगी और हमारा घर स्वस्थ रहेगा और हमारा समाज स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा। जी जी। दर्शकों, आपने जो है डॉक्टर स्वरूप जी ने, डॉक्टर अंकिता जी आपको बताएं कि कैंसर क्या होता है, कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, कैंसर को कैसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए तो कैसे ट्रीटमेंट में आसानी होती है और किस तरह से जो है स्क्रीनिंग क्या है, ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, टीकाकरण करा के यूट्रस मतलब सीए सर्विक्स से कैसे बचा जा सकता है, मुख के कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, अगर कोई एबनॉर्मल घाव है जो कि भरता नहीं है तो कब उससे जांच बायोप्सी कब करानी चाहिए। और सबसे बड़ा संदेश अंकिता जी ने बताया कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद देना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि जैसे आप शर्मा के गांठ आ गया है तो कल दिखा लेंगे, कैसे दिखाएं कैसे ना दिखाएं, क्योंकि महिलाएं आज के युग में, इस आधुनिक युग में भी अभी तक 40% महिलाएं अभी भी शर्मा के ही, हमारा जहाँ तक अंदाज़ा है, वो अपने रोग को बढ़ा लेती हैं, जिससे उनके परिवार और उनके जितने नाते रिश्तेदार हमेशा परेशान हो जाते हैं, उनको खो देते हैं। तो सबसे यही अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता खुद करें और दोनों डॉक्टर साहब लोग ने, डॉक्टर स्वरूप जी ने, डॉक्टर अंकिता जी ने आप लोग को बताया, आपको ज़रूर लाभ मिला होगा। और समय कम होने के कारण अपने कार्यक्रम को यहीं पर रोकते हैं और अगले बुधवार को रात्रि 8 बजे पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।